शुक्रिया बाद में शुक्रिया संचालन महोदय समय देने के लिए। पीछे से आवाज क्लियर आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल साफ समझ आ रहा है ना? नहीं आ रही है? साफ आ रही है? ठीक, धन्यवाद। आप सभी का जो बारिश का मौसम होने के बावजूद भी यहाँ इकट्ठा हुए मैं अपनी बात शुरू करूं। बात शुरू करने से पहले आप अगर यहाँ से हटोगे तो लोग बाइक और चला रहे हैं तो इसके पास फोन ना चलाए तो उसमें ठीक रहेगा। मैं अपनी बात शुरू करूं। भाई क्या मामला है? मैं अपनी बात शुरू करूं। बात शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे भाई ये सामने वाले साथी बैठ जा रहे हैं, मुझे तो खुद डिस्टर्ब हो रहा हूँ आप लोगों को देख कर। मैं अपनी बात शुरू करूं। बात शुरू करने से पहले बहुजन समाज के जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। मैं उन सभी सूरवीरों को नमन करता हूं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने प्राण न्यौछावर किए, अपने परिवार को छोड़ करके इस देश के लिए काम किया। मैं उन तमाम पुरखों को नमन करता हूं जिन्होंने 21वीं सदी में पैदा होकर के यहाँ के बहुजन समाज के लिए उनके उत्थान का काम किया, अछूतों के उत्थान का काम किया, महिलाओं के उत्थान का काम किया। ऐसे सभी महापुरुषों को भी नमन वंदन करता हूं। मैं विशेष नमन करता हूं भाई, मुझसे अच्छा वर्णन दे सकते तो यहाँ सामने भाई। मैं काम बड़ी ईमानदारी से करता हूँ यार, मुझे बड़ी परेशानी होती है। नहीं हवा की बात नहीं, हवा तो तुम लो सारी, लेकिन बीच की जो कुचर कुचर है ना तुम्हारी, ये ठीक नहीं है। मां भी जाऊँ, बैठ जाओ। मैं विशेष नमन करता हूं। महापुरुष तो बहुत सारे हैं कि अगर लिखा जाए पढ़ा जाए तो लाइन है, लेकिन इस दलित समाज के उत्थान के लिए जिसने आरक्षण की व्यवस्था की और नंबर वाली व्यवस्था में ये कहा कि नहीं कोई राजा ऐसा भी है राजतंत्र के अंदर जो यहाँ के दलित पिछड़े के उत्थान का काम कर सकता है, जिन्होंने सबसे पहले यहाँ आरक्षण देने का काम किया, छत्रपति साहू जी महाराज को विशेष नमन वंदन करता हूं। और इस देश के अंदर शिक्षा हर वर्ग के लिए हो, महिलाएं पढ़े, पुरुष पढ़े, दलित पढ़े, पिछड़े पढ़े, उन सबके लिए शिक्षा जैसी हो, महात्मा ज्योतिबा फुले साहब को भी नमन करता हूं। और इन तमाम महापुरुषों की विचारधारा को आत्मसात करके बुद्ध से लेकर आज तक जितने महापुरुष हुए उन सबकी विचारधारा को आत्मसात करके उसको लिखित करके उसको कानून बना लेने का काम किसी ने किया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। मैं उनको भी नमन वंदन करता हूं, क्योंकि जब संविधान पढ़ता हूं तो देखता हूं कि संविधान में लिखे अधिकार ये बताते हैं। आर्टिकल 13 पे जाऊं तो आर्टिकल 13 ये कहता है कि संविधान के मौलिक अधिकारों के ऊपर जो भी कानून पहले थे उन सभी कानूनों को ध्वस्त किया जाता है, वो चाहे धार्मिक ग्रंथों में लिखित कानून ही क्यों नहीं थे। यह आर्टिकल 13 कहता है। आर्टिकल 19 पे जाओ तो वहां आजादी मिलती है, बोलने की स्वतंत्रता मिलती है, अपनी बात रखने की स्वतंत्रता मिलती है। आर्टिकल 21 पर आऊं तो महात्मा ज्योतिबा फुले का सारा काम कर दिया, शिक्षा हर वर्ग के लिए लागू कर दी। आर्टिकल 21 क्या कहता है कि भारत के हर वर्ग को शिक्षा, समान शिक्षा का अधिकार है।
तो मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी नमन वंदन और जय भीम करता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर के बाद संविधान के मौलिक अधिकार जानकर और संविधान में लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब क्या है, इस व्यवस्था को स्थापित करने वाले साहब मान्यवर काशीराम साहब को विशेष नमन वंदन करता हूं। तो यहाँ चाहे अमित हो, चाहे हमारी पार्टी के नेता हो, या मैं स्वयं हूं, भाई चंद्रशेखर आजाद हो, या आप में से जो व्यक्ति ये सोच रहे हैं कि हम विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, इस चीज की चेतना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिखने के बाद किसी व्यक्ति ने दिलाई तो उस व्यक्ति का सिर्फ एक ही नाम है, मान्यवर साहब काशीराम। और किसी ने हमें दलित पिछड़ों को उसकी चेतना दिलाने का काम नहीं किया। काशीराम से पहले, या मैं कहूं 84 या 78 से पहले, यहां हम सिर्फ वोट देने वाले लोग थे, ज्यादा कुछ नहीं। ये बात मुसलमानों पर भी लागू होती है। जो मुसलमान रेडी लगा रहा, जो मुसलमान कपड़ा बेच रहा है, आज उसका बेटा भी पढ़ लिख कर ये सोचता है, यहाँ उदाहरण बैठा है वसीम, पढ़ लिख कर ये सोचता है कि नहीं, अगर मैं भी समाज का काम करूंगा तो विधायक बन जाऊंगा। इस चेतना को किसी ने उत्पन्न किया तो सब मान्यवर काशीराम साहब ने किया, वरना किसी धन्ना सेठ ने चेतना को उत्पन्न नहीं किया। मैं उनको भी नमन करता हूं। आज क्योंकि कार्यालय के उद्घाटन में मैं आया था, आज आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का कार्यालय का उद्घाटन यहाँ किया गया। वो उद्घाटन इसलिए हो पाया कि अमित भाई जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, थोड़े से व्यापारी व्यक्ति और मजबूत हैं, तो उन्होंने कहा अपनी टीम को, भैया भगवानपुर में कार्यालय उद्घाटन करेंगे, उसका खर्चा भी वहन करने की क्षमता हमें है। वरना मैं आपको बताऊं, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के पास इतना कार्यकर्ता है, इस देश के किसी भी कोने में भीम आर्मी का कार्यकर्ता आपको मिलेगा। हाँ, व्यवस्थाओं की कमी है। मैं ये कहूँ कि मुझे कहने लगा कि तुम पैसे इकट्ठा कर दोगे ज्यादा कार्यकर्ता, तो मैं गर्व से कहूंगा मैं कार्यकर्ता तो बहुत इकट्ठे कर दूंगा, पैसे इकट्ठे करना मेरे बस का काम नहीं है। मैं ये बात गर्व से कहूंगा। इतना कार्यकर्ता है हमारे पास, लेकिन अफसोस तब होता है कि हम अपना पिछला इतिहास धूमिल करते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। हम कार्यकर्ता तो बने, बढ़े भी, लड़े भी, लेकिन अपने इतिहास को भूलकर बढ़े। जैसे मैं बात करूं आजादी के भी 15 अगस्त का, हम सबने तिरंगा उठाकर हर सड़क अपने पैरों से नापी। सिर्फ हरिद्वार या सहारनपुर नहीं, पूरे देश में हम लोग घूमे, भारत का गुणगान करते घूमे, शहीदों की गाथाएं करते घूमे, पूरे देश में घूमे। लेकिन जब आज का राजनीतिक परिवेश देखता हूं तो भी घटना है, एक मुस्लिम साथी की दाढ़ी टोपी पर वार किया गया। समझिए, अगर इस देश की आजादी का इतिहास उठाकर देखोगे तो पहले नंबर की लिस्ट में अपने सर कटाने वालों में यहाँ के मुसलमानों का नाम आएगा, पहले नंबर की लिस्ट में। क्या उनका सम्मान है? क्या दर्द नहीं होता कि जो हमारे पुरखों ने इस देश की आजादी के लिए अपने खून उजागर किया, लड़ाइयां लड़ी, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी, आज हमारी दाढ़ी टोपी पर सवाल है। बड़ा प्रश्न यह है कि इस लोकतंत्र में जिनको वोट दे रहे हैं वो इस तरह से कि मेरा पड़ोसी मुझसे नाराज ना हो, वो गलत का विरोध करना नहीं चाहता और हम उसके पीछे चल पड़े। इसलिए क्यों दरदान पड़ी ऐसी, ये समझना बहुत जरूरी है। राजनीतिक शक्तियां तो आएंगी और चली जाएंगी। ये पार्टियां आई, इससे पहले अंग्रेज आए, उससे पहले मुगल आए, यहाँ राजतंत्र था, आज लोकतंत्र है। लगातार पार्टियां बनी और बिखरेगी, चली जाएंगी। आज बीजेपी का शासन है, पहले कांग्रेस का शासन था। हो सकता है कि हमारी टीम इतनी मेहनत करे, कल हमारा शासन हो सकता है हमसे कोई मजबूत काम करने वाला है और 50 साल बाद उसका शासन हो। ये तो आएंगे, चले जाएंगे, लेकिन हमारी विचारधारा कहाँ है? हमारा जो खून बहा वो कहाँ है? हमारे जो पुरखे मरे, हमारे पुरखों की जो हत्याएं हुई वो कहाँ है? आज तो हमारा अपमान हो रहा है, उसका जवाब कौन मांगेगा? हमारे बच्चों का भविष्य अंधेर में है, उसका जवाब कौन मांगेगा? कोई मांगने वाला नहीं है और हम मौन है, चुप है। मैं जब आजादी का इतिहास, दलित पिछड़ों का इतिहास देखता हूं तो पता लगता है कि दलित पिछड़ों का इतिहास इस तरीके से दफन किया गया है कि कोई नाम लेने वाला नहीं है। हो सकता है इस स्टेटमेंट पर मुझे मेरे ऊपर मुकदमा हो, लेकिन यही हकीकत है। मैं जब लखनऊ की ओर जाता हूँ तो पता लगता है कि पूरी की पूरी ट्रेन लूट ली गई थी अंग्रेजों की। लूटी किसने थी? तो पता लगता है कि उसमें 80% लोग
दलित समाज के थे, पिछड़े समाज के थे, लेकिन उनका नाम कहीं आता नहीं। जब जाता हूँ झारखंड तो देखता हूँ तो आदिवासी लोहा लेते हैं, 55,000 सैनिकों के सामने खड़े हो जाते हैं और उनकी तोप बंदूकों का सामना अपने तीर कमान से कर देते हैं आजादी के लिए। समझिए, ये समझने की बात है कि वो कर क्या रहे हैं पिछले दशकों से। उन्होंने पहले हमारी अस्मिता छीनी, हमारा मनोबल छीना, हमारी ताकत छीनी। साहू जी महाराज जैसे लोग पैदा हुए, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग पैदा हुए, उन्होंने इसको हमें वापस लौटाया कि लो, वापस लो और अपने अधिकार से जियो। अगर कोई मुसलमान ये सोच बैठा है कि नहीं वो देश में किसी के दम पर जिंदा है, तो वो भ्रम दिमाग से निकाले। वो अगर यहाँ जिंदा है, यहाँ है, तो उसका सबसे बड़ा श्रेय किसी को जाता है तो भारतीय संविधान को जाता है। क्योंकि भारत के मौलिक संविधान के मौलिक अधिकार ये कहते हैं किसी देश का रहने वाला नागरिक हो, किसी जाति किसी धर्म का हो, वो समान है, बराबर है। यहाँ आप किसी का रैमोग्राम पर नहीं है। और एक सर्वे ये कहता है कि भारत का मुसलमान 47% अपने दम पर जिंदा है, वो किसी के रैमोग्राम पर जिंदा नहीं। ये आपको समझना होगा। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब आजादी के दिन, आजादी की का दिन था 15 अगस्त, वहां जब घूमा तो मैंने देखा सड़क पर सबसे ज्यादा रैलियां मुसलमानों ने निकाल रखी थी। सबसे ज्यादा दाढ़ी टोपी वाले लोग तिरंगा हाथ में लिए भारत का गुणगान करते घूम रहे थे। घूमे तो सभी, हो सकता है कि मेरी नजरों का फेर हो, क्योंकि मेरा 2 मिनट से 2.5 मिनट से तो कई रैलियां मैंने देखी कि मुस्लिम साथी बड़ी मजबूती निकाल है। तो रात को मंथन किया, इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा संघर्ष, और आज हम लोगों का सम्मान नहीं है। आज हमारी बेटियों का बलात्कार हो जाता है। और बलात्कार होने के बाद जब हम बोलते हैं, लड़ते हैं, तो सरकार आकर के बलात्कारियों का संरक्षण करती है। क्या ऐसा देश चाहते हैं आप लोग? ऐसी व्यवस्था चाहते हैं आप लोग? अगर यही चाहते हो तो मुझे लगता है कि बीमार भी आ जाए और 100 जन से पैदा हो जाए और 50,000 समाज पार्टी बन जाए, तुम्हारा उत्थान कोई कर नहीं सकता। और अगर ये नहीं चाहते तो रात को जाकर सोचिएगा कि शहीद आजम भगत सिंह की उम्र 23 साल थी और उन्होंने फांसी के फंदे को इसलिए गले लगाया कि मैं मरूंगा तो क्रांति पैदा हो जाएगी। ये जाकर सोचिएगा। खुदीराम बोस की उम्र 17 साल थी, करतार सिंह सराफा की उम्र 15 साल थी जब उन्होंने मौत को गले लगाया। आप क्या सोचते हैं कि सिर्फ ये राजनीति, ये वोट, ये लोकतंत्र 2 मिनट की होगी, सिर्फ विधायक अभिमन्यु की कड़ी? ये गलत, अपने दिमाग से सोच को बाहर निकालिए। मैं समझ कहता हूँ, कल मेरा रतन सिंह गलत हो जाए तो मुझको भी छोड़ करके नई चीज का उत्पत्ति कर दीजिए, इसमें कोई दोहरा नहीं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लोकतंत्र की व्यवस्था इसलिए लेकर गए कि यहाँ पीटे पीटे लोग, पीटे इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 10 साल से लोग पीटी रहे हैं। मुसलमान के नाम पर, दलित के नाम पर, पिछड़े के नाम पर, आदिवासी के नाम पर पीटी रहे हैं। सरकार के खिलाफ कुछ बोल दोगे तो जेल भेज देंगे, कुछ बोलोगे शमशेर भाई जैसे लोगों पर गोली चला देंगे, तो पीटे पीटे ही हो गए ना। कि एक आज पीटे लोग सुधर जाए और बंद मुट्ठी होकर के एक जगह खड़े हो जाए। और अगर ये इतने पिट लिए हैं तो इनकी समझ ही आ जाए कि अगर हम जब पिटी लिए तो पीटे लोग इकट्ठा होकर के यहाँ की व्यवस्था को बदल देने का काम करें। हम नहीं समझ पा रहे, हम नहीं समझ पा रहे। मेरे बाबा साहब अम्बेडकर का 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होता है, जिनका एक वाक्य याद आता है। जब मुझे पढ़ता हूं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करके संविधान सभा से बाहर निकलते हैं। तो बाबा साहब के साथ के नेता कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर बहुत खुश लग रहे हो, बड़े हंसमुख हो। बाबा साहब कहता है हाँ, इन्होंने रानी का पेट चीर दिया। राजा रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा, अब राजा यहाँ के गरीब मजदूर किसान के वोट से जन्म लेगा। तो साथ के नेता ये कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर अधिकार तो दे चले, ताकत कहां से दोगे? तो बाबा साहब अम्बेडकर हंसते हुए कहते हैं मैं जानता हूं मेरे लोग गरीब हैं, मैं जानता हूं कि मेरे लोग डर जाते हैं, मैं जानता हूं कि जब तुम इन पर दबिश दोगे तो तुम्हारे प्रभाव में खाने पीने में भी आ सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन इनकी समझ में ये आ गया इस वोट की ताकत, लोकतंत्र की ताकत क्या है, जिस दिन इनकी समझ में ये आ गया
कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी की ताकत क्या है। ये चुटकी भर में तुम्हारे सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे और यहाँ मजदूर किसान गरीब की सत्ता खड़ी कर देंगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कब 26 जनवरी 1950। लेकिन अफसोस हम समझ ही नहीं पाए, हम इस वोट की ताकत नहीं समझ पाए। ये वोट जो है ना, ये वोट आपकी बेटे की इज्जत बचाता है, ये वोट आपके नलके के अंदर पानी की व्यवस्था करता है, ये वोट आपके घर में आलूदाल की व्यवस्था करता है, ये वोट आपके गली खड़ंजों की व्यवस्था करता है। जैसा अभी बता रहा था कि आज जाकर देखो भगवान को पानी पानी भरा है, आप अगर नहीं वोट देते तो भगवान को पानी न भरा होता। मुझे तो याद आता है कर्पूरी ठाकुर साहब, जब मैं उन्हें पढ़ता हूँ, बिहार के मुख्यमंत्री रहे, बड़े नेताओं में से थे। जब मैं पढ़ता हूँ तो कई वाक्य आगे उनका रिश्तेदार उनके पास जाता है, कहता है कि मेरी नौकरी लगा दो, तो उसको 50 रुपए देकर कहते हैं जब सड़क खरीद ले और सड़क किनारे बैठ के हजाम का काम कर, नाई का काम कर, वहां से कमाई कर, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ है नहीं। वो वाक्य मुझे याद आता है। अब एक व्यक्ति का ध्यान हुआ, चौधरी सतपाल मलिक साहब, सबने देखा हो, उनका आखिरी स्टेटमेंट है, उनके पास एक छोटा सा घर, 4-5 जोड़ी कपड़े। कल मैं उनकी उसमें गया था शोक सभा में। अब आप सोचो, जो आदमी 5-5 स्टेटों का राज्यपाल रहा हो, एमपी रहा हो, विधायक रहा हो, राज्यसभा का सदस्य रहा हो, मैं कहता हूँ यहाँ तो विधायक बनते 500,000-2,000 करोड़ की प्रॉपर्टी कमा लेते हैं, वो लोग इतने बड़े उसमें रह करके भी कुछ नहीं कमा पाए। कहाँ ऐसे राजनीतिक लोग है? कोई आपकी निगाह में ऐसा बताओ कर हो तो कहीं। और नहीं है तो क्यों नहीं है, और नहीं है तो पैदा करो ना अपने अंदर से, निकालो, करो खड़ा भाई, ये ईमानदार से राजनीति करेगा। अगर चंद्रशेखर आजाद ने ईमानदार से राजनीति करनी चाहिए तो गोली चला दोगे, गोली बर्बाद दोगे, यही तो चल रहा है आज। चंद्रशेखर आजाद जी एक ऐसा नाम है कि विधानसभा में घुसते ही हलचल पैदा हो जाते हैं कि ये फिर आ गया, पता नहीं कौन सा मुद्दा उठाएगा, ये सड़क के खड़ंजे का मुद्दा उठा दे, ये प्रधानमंत्री पर सवाल कर दे, सबको वह लगता है। इस राजनीति का नाम है भीमाल मेरा समाज पार्टी। तो मैं ये कहता हूं कि अगर ये सब चीजें आप समझ रहे हो और ये लगने लगा कि नहीं कोई बचा सकता है व्यवस्था को, तो ये लोग बचा सकते हैं। तो जब आज तक आंख बंद करके दूसरों को पीछे चलते रहे हो, एक बार आंख खोल के पीछे चल जाओ। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सामने, एक बार चलकर तो देखो उनके पीछे। ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कहता, लिखता हूं, इस बात को लिख लीजिएगा। अगर आपके क्षेत्र गांव गली में कुछ हो जाए गलत और आपके क्षेत्र का विधायक मंत्री उस गलत के साथ खड़ा हो और मेरे खतरा सा कार्यकर्ता जाकर उसके साथ खड़ा जाए जिसके साथ गलत हुआ है, तो यहाँ प्रशासन की इतनी हैसियत नहीं कि वो मंत्री की बात सुन ले, उसे मेरे कार्यकर्ता की बात नहीं करे। और ये घमंड नहीं, ये गर्व है मुझे कि मेरा कार्यकर्ता रात दिन लड़ता है और हमारे इशारे पर वो चाहे तो मुख्यमंत्री का निकलना बंद कर दे। यकीन ना हो तो देखिएगा कभी करा करके कि मुख्यमंत्री को ऐसा स्टेटमेंट दे दे। एक आदमी ने स्टेटमेंट दिया था, यहाँ बाबा है, उन्होंने दिया था स्टेटमेंट एक बार दलितों के ऊपर, अपने आश्रम से बाहर नहीं निकलने दिया गया था जब तक माफी नहीं मांगी थी। माफी मांगनी पड़ी थी, कहा था गलती हो गई, तब जाकर कदम बाहर निकाल पाए थे। ये ताकत है, ये क्षमता है, और ये ताकत बनाकर रखना अगर चाहते हो तो समझो आज क्या हो रहा। भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते। लोकतंत्र यानी कि लोगों की राय लेकर के किया गए कार्य। लोकतंत्र आपके वोट से चुने गए प्रतिनिधि प्रधान से प्रधानमंत्री तक वो इस बात को खत्म कर देना चाहते हैं। और जिस दिन ये खत्म होगा उस दिन ना तो मेरा रतन सिंह कुछ होगा, ना ही आप में से कोई और कुछ होगा। क्योंकि जब आपकी राय नहीं ली जाएगी, आपका मसला नहीं लिया जाएगा, आपका वोट नहीं लिया जाएगा, तो राजा वो अपनी मर्जी से बनाएंगे। तो वो राजा अपनी मर्जी से बनाएंगे तो क्या होगा? सन्ना सेठ राजा बनेंगे, राजतांत्रिक व्यवस्था लागू होगी और गरीबों की कहीं कुछ उठने वाला नहीं है। पहली बात तो नौकरियां आज ही नहीं है, सड़क पे लगी रेडिया, जब मर्जी विधायक जी का फोन आया था खाने में भाई ना हटाओ, सड़क साफ कराओ। उन्हें ये कोई मतलब नहीं कि उन रेडियो से 2000-5000 लोग पल रहे हैं, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है। सोचो समझो, अपने दिमाग को बड़ा करने का प्रयास करो। अगर नहीं करोगे तो इसमें मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है कि आने वाली नस्लें गुलाम होंगी। लिख कर जाना मेरी बात को। अगर आज नहीं सोचा
नहीं लोकतंत्र बचाने के लिए निकले और ऐसे लोगों के साथ खड़े नहीं हुए तो आने वाली नस्लें गुलाम होंगी, और जब नस्लें गुलाम होंगी तो सोचिएगा क्या मरने के बाद सही से मर पाओगे? मरने के बाद भी रोओगे कि हमने क्या किया, क्योंकि प्रकृति का एक ही सच है, जो जिया है, जिसका जन्म है, वो मरेगा। और जब मरना है तो सम्मान से लड़ते हुए क्यों नहीं मरना चाहते? क्यों डर के मरना चाहते हो? आज कोई गोली मार देगा तो गए, प्राण चले गए, क्या हुआ? कल भी तो मरता है, कोई बीमार होकर मरता है, कोई बूढ़ा होकर मरता है, कोई गोली से मर जाता है, कोई अलग अलग चीजों से मर जाता है। तो जब मरना ही हल है, सबको पता है कि हमें मरना ही है, तो लड़ते लड़ते क्यों नहीं मरते? लोकतंत्र बचाने की व्यवस्था है। लोकतंत्र बचा ले गए तो अपनी भगवानपुर विधानसभा बचा ले जाओगे, हरिद्वार की लोकसभा बचा ले जाओगे, उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री बनता है उस व्यवस्था को बचा ले जाओगे। ये तो राजा है, चढ़ो कभी पहाड़ों पर बुनकर समाज रहता है, जो पहले छोटे छोटे काम करता था, घंटी बनाना, लकड़ी के खेल खिलौने बनाना, कपड़े बनाना, इस तरीके का काम करते थे वो लोग। आप जानते हो उनका सारा काम छीन लिया सरकार ने, आज उधर बदल के ठोकरे खाने पर मजबूर। क्यों? हम ना तो बात करते ना जानना चाहते, बस एक दिन झंडा उठा देने से क्या देश सेवा हो जाती है? क्यों भाई? एक दिन झंडा उठा जाने से क्या देश सेवा हो जाती है? बताओ जाके संघियों को देश सेवा का मतलब क्या है? बताओ इन संघियों को कि देश सेवा कहते किसे है? देश सेवा उसे कहते हैं कि आपके पड़ोस में कोई भूखा ना रहे, आपके आसपास की जो रोटी कपड़े मकान की चिंता ना हो, उसे देश सेवा कहते हैं। कि आप अच्छी सड़क बनाने के लिए लड़ो और सरकार को जब आपको अच्छी सड़क बनाए वो आपको जेल ना भेजे, ठीक है इसका बजट निकालेंगे कितना, उसको देश सेवा कहते हैं। आज कौन सी देश सेवा है कि मंत्री जी अगर हमारे टच के हम गए, मंत्री जी के चरण स्पर्श किए, मंत्री जी जो भी कहते हैं राम राम सलाम जो भी करना चाहते हैं, मंत्री का बेटा खुश रहो, मंत्री जी को काम लगा कि मेरा पड़ोसी बड़ा परेशान कर रहा है, उसकी 2 बीघा जमीन है, वो किसी तरीके से अपनी ठीक है जेल भिजवा दो, 10 दिन बाद जमीन बेच देगा। क्या ये देश सेवा है? सवाल पूछने वाले नहीं है, सवाल पूछने वालों के ऊपर ताले लग गए और देश प्रेम का ठीकरा फोड़ते फिर रहे हैं। और ये भी बताओ उन लोगों से देश प्रेम मत सीखो, उन संघियों से जिन्होंने हमेशा अंग्रेजों की गुलामी कर कर यहाँ ना जाने कितने की सपूतों की जान की कीमतें ली है, उनसे देश प्रेम मत सीखो। वो आकर कहते हैं भारत माता की जय कहो, ये देश प्रेम है? वो आकर कहते हैं जय श्री राम कहो, ये देश प्रेम है? नहीं है देश प्रेम। ये मेरा अधिकार है, मैं जय श्री राम कहूंगा नहीं कहूंगा, मैं भारत माता की जय कहूंगा नहीं कहूंगा, मेरा अधिकार है, ये संविधान में लिखित है। मैं सलाम कहूंगा, नमस्ते कहूंगा, राम नाम करूंगा, जय भीम करूंगा, ये मेरा अधिकार है, इसे कोई माई का लाल नहीं छीन सकता। ये जाकर जांच के करा देने लगता है। और आज भी याद न कराया तो मेरे भाई हर 5 साल में कई चुनाव आता है, विधायक का आता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का आता है, जिला पंचायत का आता है, बीडीसी का आता है, सरपंच का आता है, सहकारी बैंकों का आते हैं, सोसाइटी का आते हैं। कम से कम 5 साल में 10 से 15 चुनाव आते हैं। और अगर मैं संगठनों के चुनाव भी लेने लगूं तो बहुत सारे चुनाव बैठते हैं, हर बार साल में 5 से 10 बार वोट देते हो। एक बार ये समझ के वोट देना ना कि नहीं हो सकता है विमान मेरा समाज पार्टी लोग कुछ खिलाफ हो, ज्यादा बड़ी बात तो नहीं आता, लेकिन जिससे शक्ति आएगी, पैरों में चप्पल आए ना है, शरीर पे कपड़े हम लोग आए ना है, लेकिन हाँ वो सच्चाई वाला ताज हम लोगों के सिर पर जरूर होगा कि जब हम मरेंगे तो आप ये कहोगे नस्लों को उठो खड़े हो और बीमारी में जाकर काम करो, ये कहेंगे। मुझे आज सोच जाती है, लोग भी बहुत सारे मिलते हैं तो कहते हैं, तो सेकुलर विचारधारा के लोग जो संविधान में विश्वास रखते हैं, कह रहे भाई हमें कब बीमारी में जोड़ रहे हो यार, काम तुमसे स्पेशल कोई नहीं। ये कहना है लोगों का। कुछ अधिकारी फोन करके कहते हैं कि काम अगर इस देश में कोई कर रहा है तो सब संगठन का नाम बीमारी भारत एक कंसेप्ट है। अभी एक हमारे साथी को छुट्टी क्या रहे कि भाई बहुत जल्द तुम लोग मंत्री बनने वाले हो। उसने मुझे फोन किया भैया आज एसएसपी ने आकर कहा तुम मंत्री बनने वाले हो, भैया क्या ये संभव है? आपने कहा कि लोकतंत्र में संभव है, अगर ये सच्चाई में संभव है, ईमानदारी से संभव है, गरीबों के साथ खड़े रहो तो ये संभव है, अपनी बात को मजबूती से रखते हो तो ये संभव है, ये होगा। और देखिएगा कि यहाँ जो लोग बैठे हैं मेरे पीछे और मेरे सामने
इनमें से कुछ लोग मंत्री पद की शपथ लेंगे एक दिन जरूर, आज नहीं तो कल लेंगे और कल नहीं तो परसों लेंगे जरूर। हमारा कारवाई जो मजबूती से चल रहा है और मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है। हालांकि मुझे बुद्धिजीवी लोग कहते हैं समझ कहा करो, भीम आर्मी और पार्टी का झंडा और डंडा दोनों मजबूत है। जिसको झंडे के नीचे आना है उसको सुरक्षा दी जाएगी, बिल्कुल दी जाएगी। आज जो कहा बनता हो उसको डंडे से ठीक भी किया जाएगा। ये बता आप नहीं डरते, चाहे कोई 10 बार का विधायक हो, 50 बार का विधायक हो, चाहे मुख्यमंत्री का रिश्तेदार हो और चाहे मुख्यमंत्री स्वयं हो। अगर मुख्यमंत्री गलत है तो मुख्यमंत्री के खिलाफ भी डंडा डंडा लेकर के यहाँ से देहरादून को भी कुछ करने का काम कर सकते हैं। मैं नहीं डर सकता। जब मैं जेल गया तो मेरी माँ रोई, मेरी माँ आई वहां मिलने के लिए, कहने भाई जेल चला गया। मैंने अपनी माँ को कहा मैं माँ इस जेल में बाहर तो कुत्ते बिल्ली मिल भी जाता है, घोड़ा मिल जाता है, सांप चढ़ने मिल जाता है, जेल में नहीं मिलते। जेल में तो चिड़िया भी ऊपर से देखने को मिलती है, कुत्ता खच्चा कुछ नहीं है। ये सारे आदमी है जितने हैं जेल में। और जब मैंने कहा जेल में आदमी सारे हैं तो डर की तो कोई बात ही नहीं है। तो जेल में भी इंसान रहते हैं, समझे? तो पुराने इतिहास को याद करो और याद करने के बाद भीम आर्मी का कंधा मजबूत करो और यहाँ से संकल्प लेकर जाओ, घर का एक आदमी भीम आर्मी में या आजाद समाज पार्टी में ज्वाइन कराओगे, उसके सर पर ताज भीम आर्मी का होगा, आजाद समाज पार्टी का होगा, तब जाकर सफलता मिल सकती है। वरना मेरे दोस्तों 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर को एक बात और कही गई थी कि हम तुम्हारे लोगों को खरीद लेंगे। क्या कही गई थी? कि हम तुम्हारे लोगों को खरीद लेंगे, खाने में, पीने में, साड़ी में, रसगुल्ले में या फिर किसी और मामले। ऐसा ना हो कि वो बात सच रहे। आज 80 साल देश आजाद हुए हो गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी उस समय यही कहा था कि चिंता ना करो, मेरे लोग मजबूत होंगे। आज हम मजबूत है झंडे से भी, डंडे से भी, एजुकेशन से भी, विचारधारा से भी। सब लोग जोड़ने का काम करो। ये खाना पीना तो चलता रहेगा, इस देश को बचाना है, समाज को बचाना है, सबसे बड़ी चीज इंसानियत को बचाना है। और इस इंसानियत को बचाने के लिए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में ज्वाइन हो जाओ। मैं छोटा भाई अमित जिन्हें हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने और संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने ज्वाइन करा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमें लड़ने वालों की आवश्यकता है, बिल्कुल। रही चुनाव लड़ने लड़ाई बात, वैसे तो मैंने पहले ही कह दिया कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, कमेटी निर्णय करती है। हमारे यहाँ चीज और है, आदमी की मेहनत भी निर्णय करती है कि आप कितने वफादार और कितने मेहनती हैं समाज के प्रति। मेरे प्रति नहीं, मेरे प्रति तो आप वफादार ना भी रहते तो चल जाएगा, लेकिन कौम के प्रति कितने वफादार हैं, कितनी ईमानदारी से कौम के बीच में काम कर सकते हैं और आपका झंडा डंडा कितना बुलंद है। तो चुनाव छोड़िए, हम तो खुद ढूंढ देते हैं भाई अमित कहाँ चला गया, इतना मजबूत व्यक्ति है, इतना ईमानदार आदमी है, उसको ही यहाँ लेकर के आना है। मध्य प्रदेश की घटना मेरे याद आई। मध्य प्रदेश में विधायकी का चुनाव था तो मैं प्रचार के लिए गया हुआ था। तो एक व्यक्ति मुझे कहा भैया मेरा प्रचार के लिए कोई नहीं गया। मैं उसके घर जब गया तो मैंने उसका घर देखा, कच्चा घर था, पीछे बरसात का समय चल रहा था, पीछे का जो घर था वो तो गिरा हुआ था, अगली एक दीवार खड़ी थी और उस पर सिर्फ छप्पर था। छप्पर में 4 खाट पड़ी हुई थी और एक तरफ एक भैंस का पूछ पड़ा हुआ। तो मैंने पूछा उससे, मैंने भाई आपको चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है, आपकी स्थिति खराब है। तो उसके गांव के 10 जातियों के लोग आए, उन्होंने कहा साहब ये एक आदमी ऐसा आदमी है, इसके घर में अनाज होना हो, लेकिन किसी को कोई मुसीबत हो तो सबसे पहले खड़ा होता है। और प्रशासन इतना डीएम प्रशासन जो वो एमपी और विधायक से डरता है, इस आदमी से डरता है। ये आदमी खड़ा होकर चला जाए और किसी के साथ गलत हो रहा हो तो प्रशासन अपनी कलम रोक देता है, अधिकारियों कहने वालों। तो हमारे यहाँ तो ये सिस्टम है, यहाँ पैसों की मोल से ज्यादा व्यक्ति का मोल है, उसकी मेहनत का मोल है। तो मुझे आसानी पूरी उम्मीद है आप और आपकी टीम बड़ी मजबूती से काम करेंगे और सब लोग समन्वय के साथ काम करेंगे। शुक्रिया। मैं छोटे भाई वसीम का शुक्रिया करूंगा कि अभी जो काम इन्होंने किया, मुकदमा दर्ज करा के जेल भेजने का जो काम किया, ये काबिल तारीफ है। इससे भीम आर्मी का उत्तराखंड के सभी पदाधिकारी का नाम ऊंचा हुआ है और तमाम साथियों तक अच्छा मैसेज गया है कि नहीं भीम आर्मी और पार्टी के लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। आप सबका भी शुक्रिया, आपने इतनी देर मेरी बातों को, इधर उधर की बातों को सुना। अगर इनमें से चंद बातें भी आपकी समझ आई हो तो उन पर काम जरूर कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ सुनकर जाना ही समाधान नहीं है। सुनकर जाने के बाद उनको गुणना और उन पर काम करना, यह बहुत बेहद जरूरी है। अंत में गुरु रविदास जी की 4 लाइनें कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा।
गुरु रविदास जी कहते हैं 600 साल पहले कि चाहूं ऐसा राज में मेरा संबंध कौन। और मैं एक बात और बता दूं, ये बात उन्होंने किसी जात किसी धर्म के लिए नहीं कही, ये बात कही उन्होंने मानव जाति के लिए, सबके लिए करता कि चाहूं ऐसा राज में मिले सबन को अन्न, छोड़ पड़े सब संग बसा रहता रहे प्रसन्न। इसका हिंदी मतलब ये है कि मैं एक ऐसा राज चाहता हूं जिसमें सब लोग साथ रहें, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कोई गम ना हो, बेगम पूरा राज। मैं ऐसा राज चाहता हूं, ऐ मेरी कौम के लोगों, ऐ इंसानियत को मानने वाले लोगों, ऐसे राज को स्थापित करना जहां सब समान हो, जहां जाति धर्म के नाम पर कोई झगड़े ना हो, सब लोग प्यार समन्वित रहें। ये गुरु रविदास जी ने कहा। तो मैं इन्हीं बातों को कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक जय भीम चाहता हूँ बहुत जबरदस्त।